राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। मित्रों, आज हम आपको ले चलते हैं कहानी की एक अद्भुत दुनिया में। आज हम आपको 3 रोचक कहानी सुनाएंगे, बस आप बने रहें हमारे साथ। तो मित्रों, आज की पहली कहानी प्रारंभ करते हैं। किसी सुदूर प्रदेश में कनकपुर नामक एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम था सुमन। सुमन भी अपने पति की तरह सीधी सादी, सुशील और सहनशील थी। मोहन बहुत ही गरीब था और वह मिट्टी के मटके बनाकर बाजार में बेचा करता था और उससे भी जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। मोहन का रोज यही काम था। एक दिन मोहन ने सुबह उठकर अपनी पत्नी से कहा कि तुम जल्दी से उठकर मेरे लिए खाना बना दो, मुझे आज मटके बेचने बाजार में जल्दी जाना है, इसलिए मेरा भोजन एक डिब्बे में रख दो, मैं समय मिलने पर वहीं बाजार में खा लूंगा। उसकी पत्नी ने सुबह जल्दी जागकर खाना बना दिया और डिब्बे में रखकर उसको दे दिया। इसी तरह दोनों अपना अपना काम किया करते थे, जिसके जीवन अच्छा चल रहा था। एक दिन दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत सारे मटके बनाकर बाजार में बेचने हैं और उससे जो भी पैसा मिलेगा उस पैसों में से थोड़े पैसे हम बचाकर रखेंगे, ताकि हमारा जो बच्चा होगा उसकी पढ़ाई में काम आ सके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी तरह हमारा बच्चा जिंदगी भर मिट्टी के मटके बनाकर बेचता रहे। हम उसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाएंगे। इसी तरह मोहन और उसकी पत्नी सुमन का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। कुछ समय के बाद मोहन का एक लड़का हुआ। वह बहुत ही सुंदर और प्यारा बच्चा था। मोहन और सुमन अपने बच्चे के आने से बहुत खुश थे। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव के सभी लोगों ने मोहन को बधाइयां देने आए। मोहन ने अपने बेटे का नाम कान्हा रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कान्हा 6 महीने का हो गया। एक दिन मोहन ने अपनी पत्नी सुमन से कहा कि मैं मटके बनाने के लिए जंगल से मिट्टी लेने जा रहा हूं। तो सुमन ने कहा कि अगर आप जंगल जा ही रहे हैं तो मेरे लिए खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां भी लेते आना। मोहन ने कहा, ठीक है, तुम कान्हा का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर मोहन जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद मोहन पहले लकड़ी काटने लगा। एक पेड़ से लकड़ी काटकर नीचे गिरा ही रहा था कि उसी रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे थे और वे लकड़ी उनके ऊपर गिर गई। लकड़ी गिरने से महात्मा जी घायल हो गए। घायल हो जाने के कारण मोहन पर क्रोधित होकर के बोले, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुमने मुझे घायल कर दिया है? मोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मा जी, मैंने जानबूझकर थोड़े ना गिराया, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं डाल को ना गिराता। महात्मा जी क्रोधित होकर के बोले, एक तो तुमने गलती की है और ऊपर से जुबान भी चला रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ और इसी पेड़ में कैद हो जाओ। मोहन ने रोते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्ति दीजिए। महात्मा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा है। मेरे घर में बस मैं ही एक कमाने वाला हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं गरीब मिट्टी के मटके बनाकर उन्हें बाजार में बेचता हूँ और उसी की कमाई से अपने परिवार का पेट भरता हूँ। महात्मा जी, मुझे माफ कर दो। महात्मा जी को मोहन पर दया आ गई। वैसे भी महात्मा तो होते ही हैं दयावान। तब महात्मा जी ने कहा, मैं पूरा श्राप तो वापस नहीं ले सकता बस, पर अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पैर छुएगी तब तुम्हें इस बूढ़े शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए और पलक झपकते ही मोहन बूढ़ा हो गया और एक पेड़ में कैद हो गया। सुमन अपने घर के काम करने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन मोहन जंगल से वापस घर नहीं आया। सुमन को बहुत चिंता होने लगी कि अब तक यहाँ आए क्यों नहीं, क्या हुआ होगा।
कान्हा तो बहुत छोटा है, इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान उनकी रक्षा करना। सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह हो गई, लेकिन मोहन घर वापस लौटकर नहीं आया। गांव के एक आदमी जिनका नाम रामू था, जिन्हें मोहन की पत्नी काका कहती थी, वह घर पर आए और पूछने लगे, मोहन कल से दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? क्या शहर गया है? सुमन रोते हुए बोली, काका वे कल मटके बनाने के लिए मिट्टी लेने जंगल गए थे, लेकिन अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। पता नहीं क्यों नहीं आए। रामू काका बोले, ये क्या कह रही हो? मोहन घर नहीं लौटा। मुझे लगता है कि उस जंगल में किसी जानवर ने हमला कर दिया होगा। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और जंगल की ओर चल दिए। पूरा जंगल छान मारा पर मोहन कहीं ना मिला। तभी रामू काका ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक कुल्हाड़ी और कुछ हड्डियां पड़ी हुई थीं। गांव वालों ने सोचा, जरूर ही मोहन को किसी जंगली जानवर ने मारकर खा लिया है। गांव वाले उदास मन से अपने घर आ गए। अब मोहन के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब सुमन के ऊपर आ गई थी। इसलिए सुमन जंगल से मिट्टी लाकर मटके बनाती और उसे ले जाकर बाजार में बेचा करती। उसे बेचकर जो भी पैसा मिलता उसी से अपनी रोजी रोटी धीरे धीरे चलाती रही। समय बीतने लगा। अब कान्हा 6 साल का हो गया था। एक दिन रात का समय था। सुमन घर के आंगन में बैठकर आसमान की तरफ ताक रही थी कि तभी वहां कान्हा आ गया और कहने लगा, माँ, आप हर रोज आंगन में बैठकर आसमान की तरफ क्या देखती हो? तब सुमन बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी को देख रही हूँ। तब कान्हा ने मासूम चेहरा बना करके कहा, आसमान में पिताजी हैं तो मुझे भी पिताजी को देखना है। सुमन सिसकी लेते हुए बोली, चल, अभी तुझे कहानियां भी सुनानी है। चलो, अब बहुत रात हो गई है। सुबह हुई तो सुमन ने देखा कि मटके बनाने के लिए मिट्टी नहीं है। सुमन बोली, बेटा, मैं जंगल जा रही हूँ मटके बनाने के लिए मिट्टी लाने। तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत निकलना। कान्हा ने कहा कि माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, और वैसे भी आपको तो जंगल से लकड़ियां भी तो लानी है खाना बनाने के लिए। सुमन उसे भी जंगल ले जाने के लिए तैयार हो गई। सुमन और कान्हा जंगल में पहुंचे। सुमन जंगल में मिट्टी खोदने लगी और कान्हा पेड़ के तने से लकड़ियां काटने लगा। कान्हा लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उस पेड़ के तने से एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाहर निकल आया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पेड़ की लकड़ी काटी? तभी सुमन आ गई और रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए बूढ़े बाबा, मेरे बच्चों को नहीं पता था, ये तो एक बालक है। उस बूढ़े बाबा ने कहा, माफ तो करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। सुमन रोते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं? आप कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो कीजिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आपसे हरगिज विवाह नहीं कर सकती। वह बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से बोला, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। क्यों? उसने मेरे पेड़ को काटा है। सुमन रोते हुए बोली, ठीक है, मैं अपने बेटे की जान की सलामती के लिए तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और सुमन ने उस व्यक्ति से जंगल में ही विवाह कर लिया और सुमन उस बूढ़े बाबा के साथ जंगल में ही रहने लगी। एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति को एक पत्थर से ठोकर लगने के कारण उसके पैर में चोट लग गई और पैर से खून निकलने लगा। बूढ़ा दर्द से करा रहा था। जब कान्हा ने यह देखा तो दौड़कर अपनी माँ को बुलाया और कहने लगा, माँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सुमन ने गुस्से से कहा, नहीं बेटा, इन्हें ऐसे ही रहने दो, इन्हें इनकी करनी की सजा भगवान दे रहा है। अब ये बूढ़ा इसी तरह मरता रहे। चलो बेटा, हम यहाँ से अपने घर चलते हैं। कान्हा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं माँ, हमें इनकी मदद करनी ही होगी। माँ देखो ना, इन्हें कितना दर्द हो रहा है। माँ, इंसानियत के नाते आप इनकी मदद कीजिए। सुमन को भी रहम आ गया और उसने जंगल से जड़ी बूटियां खोजी और उनका पेस्ट बनाकर बूढ़े व्यक्ति के पैर में लगा लिया। जैसे ही सुमन ने उस बूढ़े का पैर छुआ, वह बूढ़ा अचानक ही जवान हो गया। वह बूढ़ा कोई और नहीं, मोहन ही था और सांप खत्म हो चुका था। मोहन को देखकर सुमन और कान्हा बहुत खुश हुए।
दोनों मोहन से लिपट करके रोने लगे। सुमन ने रोते हुए कहा, आप यहाँ इस हालत में कैसे आ गए? तब मोहन ने अपनी और साधु की सारी कहानी सुमन को बताई। उसके बाद सुमन, मोहन और कहना अपने घर आए और खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक और पुराने समय की बात है। आनंद नगर एक ऐसा गांव था जो अपने खुशहाल जीवन और संपन्न परिवार के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद एक ठग था और अपनी चतुराई और चालाकी के कारण गांव में कुख्यात था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गोविंद के पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था और तब से उसकी माँ ने उसे पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि गोविंद अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसने ठगी का रास्ता अपनाया था ताकि जल्दी पैसा कमा सके। वह अपनी माँ को सुख सुविधाएं देने की कोशिश करता था, लेकिन ठगी का उसका पेशा उसे बार बार परेशान करता था। एक दिन गोविंद ने देखा कि उसकी माँ बहुत उदास थी। वह चूल्हे के पास बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। गोविंद ने चिंतित होकर के पूछा, माँ क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? उसकी माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक है, मेरी उदासी का कारण कुछ और है। तो बताओ ना माँ, मैं तुम्हारी हर उदासी दूर कर दूंगा। उसकी माँ ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, गोविंद मेरी चिंता सिर्फ ये है कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो कौन तुम्हारे लिए खाना बनाएगा, कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? काश मेरे जीते जी तुम्हारे लिए एक बहू आ जाती, लेकिन तुम मेरी इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते। गोविंद अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अगर तुम्हारी उदासी का कारण यही है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही एक सुंदर सी बहू लेकर के आऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ ने राहत की सांस ली और उसके लिए खाना परोस दिया। गोविंद ने जल्दी से खाना खाया और ठगी के अपने काम के लिए निकल पड़ा। गोविंद अपने ठगी के काम के लिए आनंद नगर के बाजार में पहुंचा। वहां उसने एक सुनार की दुकान देखी। वह अंदर गया और बोला, सेठ जी मुझे एक अच्छा और कीमती हार चाहिए, क्या आपके पास मिलेगा? सुनार उत्साहित होकर के बोला, हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए मैं आपको दिखाता हूँ। सुनार ने अपने सबसे सुंदर हार गोविंद के सामने रखे। गोविंद ने उनमें से एक हार पसंद किया और पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? सुनार ने उत्तर दिया, हुजूर आपके लिए सिर्फ 500 रुपया। गोविंद ने तुरंत 500 रुपया दी और रसीद बनवा ली। हार लेकर वह दुकान से निकल गया और उसे एक सुनसान जगह पर जाकर के छिपा दिया। कुछ देर बाद वह फिर से उसी दुकान पर पहुंचा और कहा, सेठ जी आपकी कला की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरी पत्नी और साली को आपका दिया हुआ हार बहुत पसंद आया। अब मेरी साली भी ऐसा ही हार चाहती है, क्या आप दूसरा ऐसा हार बना सकते हैं? सुनार ने कहा, बिल्कुल श्रीमान, मैं अभी लाता हूँ। सुनार ने वैसा ही एक और हार ला करके गोविंद को दे दिया। हार को डिब्बे में रखवाया और कहा, धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। सुनार ने कहा, लेकिन हुजूर इसका भुगतान तो कर दीजिए। गोविंद ने चकने का नाटक करते हुए कहा, भुगतान? मैं पहले ही 500 रुपया दे चुका हूँ, ये देखो तुम्हारी रसीद। सुनार कोतवाली में शिकायत करने गया, लेकिन कोतवाल ने गोविंद की चतुराई के कारण सुनार को ही डांट दिया। गोविंद आराम से हार लेकर के घर आ गया। आनंद नगर की गर्म दोपहरी, सूरज आग उगल रहा था और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। गोविंद अपने घर से निकला। उसके मन में आज भी कोई नई चाल चलने की योजना थी। चलते चलते उसने बाजार का रुख किया और एक दुकान से ताजी रसीली जलेबियां खरीदी। दुकानदार ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा, क्योंकि गोविंद आमतौर पर ऐसी मिठाई खरीदता नहीं था। भाई साहब, आज बड़ी मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, दुकानदार ने पूछा। गोविंद मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, हाँ भाई, आज कुछ खास दिन है। जलेबियों की एक पोटली लेकर के गोविंद बाजार से निकल गया, पर उसकी चालाकी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। गांव से थोड़ा दूर
एक सुनसान रास्ते पर एक बबूल का पेड़ खड़ा था। पेड़ की शाखाओं से भरी हुई थी। गोविंद ने उस पेड़ को देख करके सोचा, यही मेरी अगली चाल खेली जाएगी। उसने बबूल के पेड़ के नीचे एक चादर बिछाई और आराम से बैठकर जलेबियां निकालने लगा। लेकिन जलेबियां खाने का उसका इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने जलेबियों को एक एक करके बबूल के कांटों पर टांगना शुरू कर दिया। कांटेदार शाखाओं पर जलेबियां इस तरह लगाई गईं कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पर जलेबियां उगाई हों। उसने बड़ी सावधानी से जलेबियों को इस तरह सजाया कि कोई भी देखकर चकित हो जाए। काम खत्म करने के बाद गोविंद पेड़ के नीचे बैठ गया और बेसब्री से इंतजार करने लगा कि उसकी चाल तब शिकार कौन बनेगा। कुछ देर बाद एक राहगीर उसी रास्ते से गुजर रहा था। राहगीर एक साधारण किसान था जिसका नाम राम था। उसके कंधे पर खेती के औजार लटके हुए थे और वह दिन भर के काम से थका हुआ लग रहा था। जैसे ही उसकी नजर बबूल के पेड़ पर पड़ी, वह चौंक गया। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। अरे ये क्या चमत्कार है, पेड़ पर जलेबियां, उसने खुद से कहा। गोविंद ने उसकी हैरानी को भांपते हुए कहा, भाई सही देखा तुमने, ये जलेबी का ही पेड़ है। मैंने पहले भी देखा था, लेकिन आज पहली बार मैंने इसे फलता फूलता पाया। रामू ने हैरत भरी नजरों से गोविंद की ओर देखा और बोला, जलेबी का पेड़? क्या सच में ऐसा हो सकता है? गोविंद ने बड़ी चालाकी से सिर हिलाया और गंभीर आवाज में बोला, क्यों नहीं भाई, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तुम चाहो तो पेड़ पर चढ़कर जलेबियां तोड़ सकते हो, वैसे मैं अकेला सब नहीं खा सकता। रामू का मुंह मीठे की कल्पना से पानी पानी हो गया। उसने तुरंत पेड़ पर चढ़ने का मन बना लिया। भाई अगर आप कह रहे हो तो मैं जरा चख करके देखता हूँ। रामू ने अपनी खेती के औजार नीचे रख और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। बबूल का पेड़ कांटों से भरा हुआ था, लेकिन जलेबियों का लालच इतना बड़ा था कि रामू ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना पेड़ पर चढ़ना जारी रखा। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, गोविंद ने उसकी नजरें पेड़ पर ही लगाए रखने का पूरा इंतजाम कर दिया। रामू ने एकाएक करके जलेबियां तोड़ी और खाने लगा। इस बीच गोविंद ने मौका पाकर नीचे रखे रामू के औजार और उसकी बैलगाड़ी और बैलों की जोड़ी लेकर के वहां से भाग गया। जब रामू जलेबियां खा करके नीचे उतरा तो देखा कि उसके औजार गायब हैं। उसने चारों ओर देखा और गोविंद का कहीं कोई अता पता नहीं था। ये क्या हुआ, मैं तो ठग गया। रामू ने निराश होकर के सिर पर हाथ रख लिया। गांव में गोविंद की पहचान एक चालाक और होशियार व्यक्ति के रूप में थी। उसकी ठगी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन वह गांव के बाजार में घूम रहा था, तभी उसने एक किसान को देखा जो अपनी गाय को बेचने के लिए लाया था। गाय सुंदर और स्वस्थ थी। गाय को देखते ही गोविंद को लालच आ गया, लेकिन उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी चतुराई से गाय हासिल करने की योजना बनाई। गोविंद किसान के पास गया और उनसे पूछा, भाई ये गाय कितने में बेचोगे? किसान ने जवाब दिया, 100 रुपयों में। गोविंद ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तो बहुत महंगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में सोचूंगा। फिर गोविंद वहां से चला गया, लेकिन उसकी नजरें किसान और गाय पर टिकी रहीं। उसने देखा कि किसान बाजार में दूसरी जगह बैठ गया। गोविंद ने अपनी चाल चलने का फैसला किया। गोविंद ने पास के खेत से एक वैसे ही दिखने वाली दूसरी गाय ढूंढी। वह गाय थोड़ी कमजोर और बीमार थी। उसने उसे किसी तरह अपने कब्जे में लिया और किसान की गाय जैसे ही पहचान के लिए उस पर बेरस्सी और घंटी लगा दी। रात होने का इंतजार करते हुए गोविंद ने किसान का पीछा किया। जैसे ही किसान बाजार से लौटकर अपने घर की ओर चलने लगा, गोविंद ने उसे एक सुनसान जगह पर रोका और कहा, भाई तुम्हारी गाय बड़ी सुंदर है, लेकिन लगता है इसे भूख लग रही है। पास के खेत में हरा चारा है, माँ इसे चरने दो, तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। किसान को गोविंद की बातों पर भरोसा हो गया। उसने गोविंद की सलाह मान ली और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मौका पाकर गोविंद ने अपनी कमजोर गाय को किसान के गाय के स्थान पर बांध दिया। किसान जब वापस आया तो उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी गाय बदल चुकी है। गोविंद ने उसे पानी दिया और वहां से चलने का नाटक करते हुए तुरंत अपनी
असली गाय को अपने ठिकाने पर ले गया। अगले दिन गोविंद उसी गाय को बाजार में बेचने पहुंच गया। उसने जोर शोर से गाय की तारीफ करनी शुरू की। ये गाय बहुत दूध देती है और एकदम स्वस्थ है, जो इसे खरीदेगा उसे कभी नुकसान नहीं होगा। लोगों ने गाय को देखा और उसकी हालत से प्रभावित होकर ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर किसान को अगले दिन अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसकी गाय दूध देने में असमर्थ रही। उसने ध्यान से देखा तो समझ गया कि उसकी गाय बदल गई है। किसान गोविंद के पास शिकायत लेकर के पहुंचा। गोविंद ने अपने ठेठ अंदाज में कहा, भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, शायद तुम्हारी गाय बीमार हो गई होगी। किसान के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह मजबूर होकर के वापस चला गया। गोविंद अपनी चालाकी से फिर एक बार बच निकला और ठगी में माहिर होने का सबूत दे दिया। गोविंद की माँ के मन में एक ही ख्वाहिश थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए और एक सुंदर बहू घर आ जाए। गोविंद ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह उसकी ये इच्छा पूरी करेगा। हालांकि गोविंद ठगी का मास्टर था, लेकिन इस बार वह सोच रहा था कि इस वादे को कैसे पूरा किया जाए। उसे मालूम था कि एक सुंदर और समझदार लड़की को पाने के लिए उसे अपनी चतुराई और होशियारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक दिन गोविंद बाजार से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि एक व्यापारी अपनी जवान बेटी के साथ गुजर रहा है। लड़की बेहद सुंदर थी, उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में तेज झलक रहा था। गोविंद के मन में ख्याल आया, ये तो मेरी माँ के लिए बिल्कुल सही बहू हो सकती है, पर इसे पाने के लिए मुझे चालाकी से काम लेना होगा। गोविंद ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने व्यापारी उसकी बेटी का पीछा किया और उसकी आदतें और दिनचर्या समझने लगा। 3 दिनों तक उन्हें देखने के बाद गोविंद को पता चला कि वह व्यापारी हर शनिवार एक मंदिर में पूजा करने जाता है और अपनी बेटी को भी साथ ले जाता है। अगले शनिवार गोविंद ने एक राजकुमार का वेश धारण किया। उसने कीमती कपड़े पहने, गहनों से सजा हुआ घोड़ा लिया और मंदिर में पहुंच गया। जैसे ही व्यापारी उसकी बेटी वहां आए, गोविंद ने उन्हें देख मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। व्यापारी को लगा कि ये कोई बड़ा व्यक्ति है और उसने आदर पूर्वक गोविंद से बात शुरू की। गोविंद ने अपने रासी अंदाज में कहा, मैं दूर देश का राजा हूँ। मेरी यात्रा यहाँ की खूबसूरती और लोगों से मिलने के लिए है। व्यापारी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, राजन, आप जैसे महान व्यक्ति को हमारे छोटे से गांव में देखकर हमें गर्व हो रहा है। गोविंद ने व्यापारी की बेटी की तरफ देखा और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी बेटी बहुत गुणी और सुंदर प्रतीत होती है। ये सुनकर व्यापारी गर्व से मुस्कुराया, लेकिन उसकी बेटी थोड़ा झिझक गई। गोविंद ने धीरे धीरे व्यापारी से बात बढ़ाई। उसने अपनी झूठी कहानियां सुनाई कि जैसे उसका एक विशाल राज्य और समृद्ध है और वह एक आदर्श बहू की तलाश में है। उसने कहा, मेरी माँ चाहती है कि मैं शादी करूं, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो ना सिर्फ सुंदर हो बल्कि संस्कार हो और गुणों में भी श्रेष्ठ हो। व्यापारी इस बात से प्रभावित हुआ और बोला, महाराज, हमारी बेटी भी गुणी और संस्कारी है, लेकिन हम साधारण लोग हैं, आपके जैसे राजसी व्यक्ति के लायक नहीं। गोविंद ने गंभीरता से कहा, सच्चा राजसी व्यक्ति दिल से बड़े लोगों को देखता है, बाहरी दिखावे को नहीं। ये सुनकर व्यापारी का दिल पिघल गया। उसने गोविंद को अगले दिन अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन गोविंद व्यापारी के घर गया। वहां उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। व्यापारी ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुलाया था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी का रिश्ता एक राजा के साथ तय हो सकता है। दावत के दौरान गोविंद ने व्यापारी की बेटी शिखा से बातचीत की। उसने उसकी बुद्धिमत्ता और स्वभाव की प्रशंसा की। शिखा भी गोविंद की बातें और व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। गोविंद ने आखिरकार व्यापारी से कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी बेटी को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा, महाराज, हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि हम आपके बारे में और जानकारी ले सकें। ये हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। गोविंद को लगा कि ये बात बिगड़ सकती है, इसलिए उसने तुरंत एक और चाल चली। उसने व्यापारी को विश्वास दिलाने के लिए एक जाली दस्तावेज दिखाया जिसमें उसे राजा घोषित किया गया था। उसने कहा, ये मेरे राज्य की मोहर है
आप इसे देख सकते हैं। व्यापारी ने दस्तावेज देखा और उसका शक दूर हो गया। उसने गोविंद और शिखा की शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद गोविंद शिखा को अपने घर ले आया। उसकी माँ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे शिखा को गोविंद के असली स्वभाव का पता चला। उसने ठगी और चालाकी के किस्से सुने और महसूस किया कि वह किसी राजा से नहीं बल्कि एक ठग से शादी कर चुकी है। शिखा ने गोविंद को समझाने की कोशिश की, अगर तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी का इस्तेमाल सही कामों में हो तो तुम्हें इज्जत और पैसा दोनों मिलेंगे। गोविंद ने अपनी माँ और शिखा की बातों को गंभीरता से लिया। उसने ठगी का रास्ता छोड़ने का फैसला किया और मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी शुरू की। शिखा के आने के बाद गोविंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने ठगी की दुनिया से नाता तोड़ लिया और मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपनी पत्नी का सम्मानजनक जीवन चलाने लगा। अपनी माँ की यह ख्वाहिश भी पूरी हुई कि उसकी बहू सुंदर, गुणी और समझदार हो। गोविंद की कहानी हमें सिखाती है कि ठगी और बेईमानी से कोई स्थायी सुख नहीं मिलता, लेकिन अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले तो जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। दोस्तों, चलिए आपको एक और रोमांचक और मजेदार कहानी सुनाते हैं। एक राजा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बड़ा ही ख्याल रखता था। उसके सुखों के लिए कुछ न कुछ भलाई के कार्य करवाता रहता था। वैसे तो वह एक न्यायप्रिय और प्रजा पालक था, पर उसके अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण था, आत्म प्रशंसा का। वह चाहता था कि वह जो भी कार्य करता है उसके बदले में उसकी प्रजा उसका यशगान करे। यही कारण था कि राज के दरबारी और मंत्री राजा की हर समय प्रशंसा किया करते थे। राजा को यही लगता था कि जितना ख्याल वह अपनी प्रजा का रखता है उतना कोई अन्य राजा नहीं रख सकता। अपनी प्रजा के लिए जो कार्य वह करता है वह किसी अन्य देश का राजा नहीं करता होगा। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना वेश बदलकर नगर में भ्रमण किया जाए, आखिर देखें तो कि प्रजा उसका यशगान किस तरह करती है। ये विचार आने के बाद उसने तुरंत ही एक साधारण मनुष्य का वेश बनाया और फिर नगर की ओर चल दिया। नगर में भ्रमण करके वह लोगों से उसके राजा के बारे में पूछता रहा। लोगों के उत्तर से वह मन ही मन बहुत संतुष्ट था। चलते चलते वह नगर से बाहर आ गया और उसे बड़ी ही जोर की प्यास लग रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। राजा मन ही मन में सोच चुका था कि जो भी व्यक्ति झोपड़ी के अंदर रह रहा होगा वह उसे आर्थिक सहायता देगा, क्योंकि झोपड़ी की दशा देखकर उसकी निर्धनता का अंदाजा लग चुका था। उसने सोचा, अवश्य झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बहुत ही दुखी होगा और शायद अपने दुख में अपने कर्मों को या ईश्वर को कोस रहा होगा। इन्हीं ख्यालों में राजा झोपड़ी के पास जा पहुंचा। राजा द्वार खटखटाने वाला ही था कि झोपड़ी के अंदर से हंसी उठकर सुनाई पड़ी, साथ ही किसी के गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इतनी निर्धनता में भी कोई मनुष्य कैसे प्रसन्न रह सकता है। अब तो राजा की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। उसने द्वार पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? महाशय, आप अंदर आ जाइए, आपका स्वागत है। राजा ने देखा उस समय वे भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में सूखी रोटियां और साग रखा हुआ था। राजा को देखकर उन्होंने भोजन करने का आग्रह किया। राजा के मना करने पर वह भोजन करने लग गए। उनके चेहरे पर असीम प्रसन्नता झलक रही थी। चेहरे पर भाव देखकर लग रहा था कि उन्हें भोजन से काफी तृप्ति मिली थी। ऐसी तृप्ति राजा को नाना प्रकार के व्यंजन खाने से भी नहीं मिलती थी। राजा ने दया भाव से कहा, तुम इतनी निर्धनता में कैसे रह रहे हो? क्या ये बात तुम्हारे राजा को पता है? क्यों ना तुम राज दरबार में जाकर राजा से कुछ मदद मांगो। सुना है यहाँ का राजा बड़ा ही परोपकारी और दानी है, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। राजा के पूछने पर उसने बताया, वह एक मोची है, लोगों के फटे पुराने जूते की मरम्मत करता है और साथ ही वह ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हुआ बोला, भगवान की बहुत अधिक कृपा है। आपकी कृपा से मुझे भोजन मिल रहा है। वैसे भी ईश्वर ही सब कुछ देने वाला होता है और अगर ईश्वर चाहेगा तो मेरे भूखे मरने की नौबत कभी नहीं आएगी। मैं से ही खुश हूँ।
मोची द्वारा कहे गए इन शब्दों को राजा को अपनापन महसूस हुआ और राजा अपने महल में वापस आ गया। उसके कानों में मोची के शब्द गूंज रहे थे। अगली सुबह उसने यह ऐलान करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूते चप्पल की मरम्मत करते देखा जाएगा तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। जिस समय ऐलान हो रहा था उस समय मोची नगर में जूतों की मरम्मत करने जा रहा था। अब उसने ये मुनादी सुनी तो वह वापस अपने झोपड़े की ओर लौटने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि यदि वे जूते चप्पलों की मरम्मत नहीं करेगा तो उसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह नगर से बाहर आ गया। अचानक उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए व्यक्ति पर पड़ी जो बड़े से घड़े में शीतल जल रख करके बेच रहा था। उसने उस व्यक्ति से आश्चर्य से पूछा, क्या पानी भी बिकता है? उसने जवाब दिया, हाँ, हर एक प्यासे राहगीर के लिए पानी भी बेचा जा सकता है। फिर क्या था, उसने एक ऐसा स्थान तलाश किया जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। अपने घर से एक बड़ा सा घड़ा उठाया जिसमें जल लेकर के वहीं पर बैठ गया। थके और गर्मी से बेहाल राहगीरों को पानी पिलाकर शाम तक उसके पास पर्याप्त धन हो गया था। उन पैसों से उसने अपने घर के लिए भोजन खरीदा और वापस आ गया। उधर राजा को बड़ी ही उत्सुकता थी। राजा फिर से भेष बदलकर उसके घर की ओर आया। उसने खिड़की से झोपड़ी के अंदर झांक करके देखा तो पाया कि वो लोग भोजन कर रहे हैं, तो उसे बड़ा ही अचरज हुआ। राजा ने घर के अंदर आकर के जब इस विषय में मोची से पूछा तो उसने सारी बात राजा को बता दी। अगली सुबह राजा ने अपने नौकरों को बुलवाया और उन्हें यह आदेश दिया कि नगर की ओर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर शीतल जल की मुफ्त में व्यवस्था कर दी जाए। दूसरे दिन मोची घड़े में जल लेकर नगर की ओर पहुंचा तो उसने देखा जगह जगह पर प्याऊ लगे हुए और वे सोचने लगा, भला मुफ्त में प्याऊ होने पर कौन पैसे खर्च करके पानी पीना चाहेगा। मोची निराश मन से वापस अपने घर की ओर चल दिया। पूर्व उसने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। वह जानता था कि ईश्वर एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा अवश्य खोल देता है। वह झोपड़ी की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कई लोग कुल्हाड़ी लिए जंगल की राह की ओर जा रहे हैं। उसने अचरज से जब इस विषय में उसने पूछा तो उन्होंने कहा, वह लकड़हारे हैं और जंगल से लकड़ियां काट करके लाते हैं और उन्हें नगर में बेच देते हैं। मोची ने मन ही मन सोचा, हाँ, धन कमाने का यही भी तो एक तरीका है। मोची के पास कुल्हाड़ी नहीं थी परंतु फिर भी वे जंगल की ओर चल दिया। जंगल में वृक्षों से गिरी हुई सूखी लकड़ियां इधर उधर पड़ी थी। मोची ने वह सारी लकड़ियां इकट्ठा की, उन सभी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और नगर में बेच आया। उसे जो भी धन मिला उससे उसने अपने घर के लिए भोजन सामग्री खरीद ली और मोची ने निश्चय कर लिया कि जल्द ही वह एक कुल्हाड़ी खरीदेगा और इसी तरह लकड़ियां काट करके बेच देगा। उसके भोजन की व्यवस्था होती रहेगी। उधर राजा मन ही मन सोच रहा था कि उसने मोची के आमदनी के रास्ते बंद कर दिए हैं। आज देखते हैं कि वह कैसे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह वेश बदल कर फिर से उसकी झोपड़ी में आ गया। उसने देखा मोची और उसकी पत्नी प्रसन्नता से भोजन कर रहे हैं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने जब मोची से इस विषय में पूछा तो मोची ने जो कुछ भी आज के दिन घटित हुआ था सब कह सुनाया। राजा ने एक बार फिर से मोची से कहा, ऐसा भला कब तक चलेगा? तुम अपने राजा को मदद क्यों नहीं मांगते? शायद तुम्हें पता नहीं है, राजा बड़ा ही दयालु है। वह निर्धन और असहाय लोगों की मदद अवश्य करता है। इस पर मोची ने हंस करके कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ईश्वर कभी किसी का साथ बुरा नहीं करता। वह अगर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार अवश्य खोल देता है। मोची के इस उत्तर से राजा मन ही मन तिलमिला उठा। अगली सुबह जब वह अन्य लकड़हारों के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर जा रहा था तो वहां पर कुछ सैनिकों ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा, राजा ने लकड़ियां काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि राजा बड़ा ही दयालु है और वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखता है। इसलिए उसने निश्चय किया है कि सभी लकड़हारों को सैनिक टुकड़ी में शामिल किया जाएगा। जब वह सब राज दरबार पहुंचे तो उन्हें सैनिकों की वर्दी के साथ साथ एक एक चांदी की तलवार भी दी गई। साथ ही उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं वेतन के रूप में दी जाने की बात कही गई। सभी लकड़हारे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सांझ ढलते ढलते मोची के सामने समस्या आ खड़ी हुई थी क्योंकि सेनापति से बात करने पर
उन्हें पता चला कि वेतन तो महीने के अंत में दिया जाएगा। अब तो एक छोटा मजदूर सा रोज का रोज कमाता और रोज का रोज खर्च किया करता था। ऐसे में भला उसकी जीविका कैसे चलेगी? उसके सामने भोजन पाने की समस्या आ खड़ी हुई। कुछ सोचने के बाद मोची ने अपनी तलवार एक सुनार के यहाँ बेच दी। उसमें जो भी धनराशि प्राप्त थी उसने पूरे महीने का राशन खरीदा और बढ़ई के यहाँ जाकर एक लकड़ी की तलवार बनवा ली, जिसने उस लकड़ी की तलवार को म्यान में रखा और चुपचाप अपने घर आ गया। परंतु राजा बहुत ही चतुर था। उसने एक गुप्तचर को मोती के पीछे लगा रखा था। गुप्तचर ने आकर के राजा को सारी कहानी कह सुनाई। ये सुनकर राजा को बहुत ही क्रोध आया, परंतु उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और सोचा देखे मोची अब क्या करेगा। अगले दिन मोची को राज दरबार में बुलवाया गया। मोची के आने पर राजा ने दरबार से एक व्यक्ति को खड़ा किया और कहा, तुम इस व्यक्ति की गर्दन अभी के अभी काट दो। ये सुनकर मोची समझ गया कि कल की सारी घटना की जानकारी राजा को हो चुकी है, इसलिए वह तलवार की जांच करने के लिए ऐसा कह रहा है। मोची समझ गया था अब तो उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने थोड़ी देर विचार किया, फिर हाथ जोड़कर जोर से बोला, हे भगवान, सामने वाला व्यक्ति अगर निरपराध हो तो मेरी तलवार अभी की अभी चांदी की हो जाए। और इतना कहकर उसने म्यान से तलवार खींचकर हवा में लहराई। सभी दरबारी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसकी तलवार चांदी की ही थी। राजा मोची की ईश्वर पर आस्था देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। राजा ने मोची से कहा, मैं तुम्हारे उस अपराध को क्षमा करता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी। आज से मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूँ। दोस्तों, यदि सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना की जाए तो ईश्वर अवश्य हमारा साथ देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।